नमस्ते शर्मा जी। कहिए कैसे आना हुआ। दरअसल हमें अपना नया घर खरीदने के लिए आपकी सलाह की जरूरत है। बहुत अच्छा। मैं आसान शब्दों में ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताता हूं ताकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इनका ध्यान रख सकें। लोकेशन की पहचान दो चीजों से होती है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी डेवलपमेंट्स। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर उन बड़े बड़े निर्माणों को कहते हैं जिन्हें बनाने के लिए लंबी प्लानिंग और विशाल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, वो भी सरकार की ओर से। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें पूरी बसावट के बाद बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि 1 किलोमीटर के अंदर इन सारी चीजों की व्यवस्था पहले से ही होनी चाहिए, जैसे कि मेजर ट्रंक रोड्स जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो स्टेशन, आईएसबीटी, एक बड़ा पार्क जिसमें खेल कूद की जगह हो, इंस्टीट्यूशनल एरिया, ऑफिस एरिया। पर हमको इस विषय पर टेक्निकल जानकारी नहीं है, तो हम एक अच्छे डिजाइन और एक बेकार डिजाइन में अंतर कैसे कर पाएंगे? शर्मा जी, टेक्निकल एक्सपर्टीज की आवश्यकता एक लेआउट डिजाइन बनाने के लिए चाहिए होती है, ना कि समझने के लिए। अब देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिटेल में बताता हूं ताकि आपको एक बढ़िया डिजाइन और एक औसत डिजाइन में अंतर पहचान ना आ जाए। इन्हें जरूर देखना व परखना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 5 टावर्स हैं। अब पहली चीज गौर करने लायक ये है कि ये पांचों टावर एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र खड़े हों। देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये भी ध्यान रखना कि हर दो टावर के बीच कम से कम 16 मीटर का गैप हो, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट में पांचों टावर एक साथ जुड़कर खड़े हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब फिर से पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें सारे फ्लैट्स या तो तीन या चारों साइड से खुले हुए हैं, जबकि दूसरे केस में ज्यादातर फ्लैट्स एक ही तरफ से खुले हैं। लेकिन इसका क्या फायदा है? देखिए शर्मा जी, पहले लेआउट में क्रॉस वेंटिलेशन हर तरफ से पॉसिबल है। साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, क्रॉस 1 एंड क्रॉस 2। जबकि दूसरे लेआउट में क्रॉस वेंटिलेशन कॉर्नर फ्लैट्स में ही मुमकिन है और कहीं नहीं। अम, पर अंकल, क्रॉस वेंटिलेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये तुमने अच्छा सवाल पूछा। रिसर्च में पता चला है कि कई मामलों में घर के अंदर का वायु प्रदूषण बाहरी प्रदूषण से 30 से 40% ज्यादा होता है, और ये बहुत ही इकोनॉमिक व आसान तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन द्वारा दूर किया जा सकता है। अगली ध्यान रखने की चीज एक्सपोजर टू लाइट है, डायरेक्ट हो या डिफ्यूज्ड। तीन साइड ओपन फ्लैट्स में हमेशा ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी और निश्चित रूप से सनलाइट आपके लिए लाभकारी है। परंतु क्यों? क्योंकि बेटा, जितनी ज्यादा नेचुरल लाइट उतना कम बिजली का बिल। सर्दियों में आप धूप सेक सकते हैं, विटामिन डी की प्राप्ति, और घर भी गर्म रहेगा, वो भी बिना बिजली यानी कि हीटर के। नेचुरल लाइट आपकी आंखों के लिए भी बहुत लाभकारी है। सनलाइट बैक्टीरिया ही नहीं मारता, आपके घर को स्वस्थ भी रखता है। साइट लेआउट में आपको यह अवश्य चेक करना चाहिए कि पार्किंग की क्या फैसिलिटी है, वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अक्सर ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में देश भर में पार्किंग की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है, और फ्लैट वालों को भी अक्सर कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग करनी पड़ती है। अगर मुमकिन हो तो वही प्रोजेक्ट चुनिएगा शर्मा जी, जिसमें हर फ्लैट पर दो पार्किंग हो या कम से कम 1.5 तो हो ही, वरना ऐसे प्रोजेक्ट पर दूसरी नजर डालना भी समय की बर्बादी है। और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सैंक्शन पार्किंग लेआउट प्लान्स दिखाना एज पर अपार्टमेंट एक्ट 2010 बिल्डर की जिम्मेदारी है, और मांगना आपका हक, वो भी फ्लैट बुक करने से पहले। अगला महत्वपूर्ण कार्य हर भावी खरीदार का यह है कि अकेले ब्रोशर्स को देखकर घर ना खरीदें। देखिए शर्मा जी,
कंपैरिजन विंडो में एक साइट के आर्टिस्टिक इंप्रेशंस दिखाए गए हैं, जिसमें हरियाली को बड़ा दिखाया गया है और बिल्डिंग साइज छोटा कर दिया गया है। इस कारण हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत ही हरा भरा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा असल तौर पर नहीं होता। एज पर अपार्टमेंट एक्ट 2010, हर क्लाइंट को पूरा हक होता है आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित एक्चुअल साइट प्लान टू स्केल की मांग करने का और वास्तविक ग्रीन एरिया का सही अनुपात देखने का। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, वो है टावर लेआउट। ये देखिए, जब आप किसी टावर की या किसी फ्लोर की एंट्रेंस लॉबी पर पहुंचते हैं, तो आपको फ्लैट्स के सामने बहुत ही विशाल व खुली लॉबी का अनुभव होना चाहिए। इस लॉबी का इस्तेमाल सिर्फ वेटिंग चेयर्स लगाकर ही नहीं, अपितु कम्युनिटी वेटिंग स्पेस की तरह भी किया जा सकता है। और हां, नंबर ऑफ लिफ्ट्स हर फ्लोर पर पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हड़बड़ी के वक्त जैसे ऑफिस या स्कूल टाइम पर बहुत दिक्कत आ सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह रेकमेंड करता हूं कि आप इस चीज पर गौर दें कि अगर 50 या उससे ज्यादा फ्लैट्स हैं एक टावर में, तो उसमें कम से कम 3 लिफ्ट तो होनी ही चाहिए, जिनमें से एक सर्विस लिफ्ट हो, जिसमें आप ना सिर्फ फर्नीचर वगैरह ले जा सकें, पर इमरजेंसी केस में स्ट्रेचर भी आ जा सके। दूसरी मुख्य बात यह है कि लिफ्ट या सीढ़ियों से मुख्य प्रवेश द्वार तक लंबी लॉबी हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यह पतली व लंबी आइल्स बनती हैं जो फ्लैट्स या सीढ़ियों से मेन डोर की दूरी बढ़ा देती हैं, जो हमें आमतौर पर महसूस नहीं होता, पर असल में इमरजेंसी जैसे भूकंप, आग आदि के दौरान इनमें काफी असुविधा होती है। नए आदमी को भी फ्लैट ढूंढने में दिक्कत आती है। ना सिर्फ लॉबी साइज और नंबर ऑफ लिफ्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि डिजाइन में सारी एंट्री और एग्जिट गेट्स, जैसे कि लिफ्ट्स, स्टेयरकेस और फ्लैट के एंट्री गेट्स एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए, ताकि किसी भी गेस्ट को कोई दिक्कत या कंफ्यूजन ना हो, या इमरजेंसी के दौरान भी एग्जिट को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर मेरी राय मानो तो मुझे तो टॉल और ग्रैंड दरवाजे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत ही रॉयल लगते हैं। और आप ये भी ध्यान से देखें कि लॉक्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होनी चाहिए। बेहतर होगा ब्रांडेड कंपनीज के हों, जैसे गोदरेज या दूसरी कंपनीज। अब भाभी जी, फ्लैट लेआउट पर आते हैं। जैसे कि आप फ्लैट के मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं, आपको सिवाय फॉयर के और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। आप कभी नहीं चाहेंगे कि दूध वाला या कोई भी अनजान आदमी आपके घर में बिना मतलब ताक झाक कर सके। मैंने बहुत से नामचीन फ्लैट्स देखे हैं जिनमें ना कि सिर्फ ड्राइंग रूम, बल्कि डाइनिंग रूम, मास्टर बेडरूम और वॉशरूम भी दिखता है, वो भी बाहर खड़े खड़े। ये मेरे तजुर्बे से पूछो तो डिजाइनिंग का खराब तरीका है। ये ना कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्रिवेसी डिस्टर्ब करता है, पर साथ ही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक है। जब आप फ्लैट के अंदर पहुंच जाएं, तो सबसे पहले आता है ड्राइंग रूम, जो कि एक निश्चित रूप से एक तरफ से पूरी तरह खुला हो, जिसमें फुल हाइट ग्लास फसाड हो। इससे बाहर का अति सुंदर नजारा देखने को मिलेगा और उसके साथ नेचुरल लाइट भी आएगी। इसके अलावा विश्व के कई देशों की बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस रेकमेंड करती हैं कि एक प्राइवेट आउटडोर स्पेस होना चाहिए, जो कि एक बड़ी बालकनी या टेरेस हो और लिविंग रूम से कनेक्टेड हो। और इस प्राइवेट आउटडोर स्पेस में इतनी जगह होनी चाहिए कि एक बड़े फ्लैट में 8 और छोटे फ्लैट में 4 लोगों के डिनर टेबल लगाने की जगह हो। साथ ही ऑपोजिट साइड्स में दूसरी खिड़की होनी चाहिए, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन मुमकिन हो पाए। और इसके साथ शर्मा जी, एक और बात याद रखने लायक है, वो ये कि ड्राइंग रूम एक लाउड एरिया होता है, जहां आप टीवी देखते हैं, बात करते हैं, पार्टी होती है या हंसी मजाक दोस्तों के साथ बैठते हैं वगैरह। यह आवाजें आपके बेडरूम्स तक नहीं जानी चाहिए, कम से कम धीमी तो हो ही जानी चाहिए। अब आपके बेडरूम्स काम एरियाज कहलाए जाते हैं, जहां शांति और प्रिवेसी की आवश्यकता होती है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि इन दोनों एरियाज के बीच एक अकूस्टिक आइसोलेशन कम से कम 2 दीवारों का तो हो ही, वरना साउंड ट्रेवल करेगी।
मैंने ये चीज बहुत से जर्मन आर्किटेक्ट्स को लागू करते हुए देखा है। ड्राइंग रूम हमेशा यू शेप का प्रेफर किया जाता है ताकि दो लोग आमने सामने बैठकर बात कर सके और टीवी भी आरामदायक तरीके से देखा जा सके। टीवी ऐसे नहीं रखा होना चाहिए कि उसे तिरछा देखना पड़े। अब देखिए, डाइनिंग रूम किचन के बराबर में होना चाहिए ताकि सर्विंग आसानी से हो, और ये एक वेल लिट एरिया होना चाहिए ताकि दिन के समय यहां आर्टिफिशियल लाइटिंग की सबसे कम आवश्यकता हो। इसके बगल में एक बैल्कनी होनी चाहिए और साथ ही क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा। एक और महत्वपूर्ण बात, डाइनिंग स्पेस ड्राइंग रूम से अलग होना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई मेहमान आते हैं तो किसी के घर वाले को खाना छोड़कर अंदर ना जाना पड़े और उन दोनों रूम्स में बैठे लोग अपना अपना काम बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए कर सके। किचन इज हार्ट ऑफ द फैमिली, इसीलिए वह घर के भी बीचों बीच होना चाहिए, जहां से घर के सारे कमरे आसानी से दिखें और एक्सेसिबल हों। इससे आप किचन में काम करते वक्त पूरे घर पर नजर रख सकती हैं। इसके साथ हमेशा एक यूटिलिटी बैल्कनी होनी चाहिए जहां कपड़े सुखाना, बर्तन धोना आदि काम किए जा सके। ये चीजें बाहर से देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए यह ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो बाहर से दिखाई ना दे। डैड, आई लव माई स्लीप। मुझे मेरे बेडरूम के बारे में जानना है। ये तो तुमने मेरी बात बहुत अच्छी पकड़ ली बेटिया। तो बेडरूम्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अलमारी बेडरूम स्पेस के बाहर हो, ना कि अंदर। दरअसल वॉक इन वार्डरोब हो तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं, क्योंकि ना सिर्फ वो आपके बाथरूम के दरवाजे को छुपाता है, बल्कि वो कपड़े बदलने के लिए एक उपयोगी स्थान होता है और आपके कमरे की सुंदरता को भी बढ़ाता है। और साथ ही एक तरफ कम से कम 8 फीट हाई ग्लास डोर हो, अच्छे व्यू और नेचुरल लाइटिंग के लिए। फिर तो ये बहुत बढ़िया लगेगा। अगर ऐसा हो फिर तो बहुत ही बढ़िया। और दूसरी खिड़की को मत भूलना, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। इसके साथ अगर लॉफ्ट मिल जाए स्टोरेज के लिए तो फिर क्या बात है। सारे कमरों में लगी हुई एक बड़ी बैल्कनी हो जिसमें दो लोग शाम की चाय का आनंद ले सके। अगर ऐसा हो जाए फिर तो सोने पे सुहागा। एक और बात, बेड लगाने का प्रोविजन दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। और बाथरूम? हाँ बेटा, बाथरूम्स में आजकल दीवार में टंगी हुई सीट्स कंसील सिस्टम्स वाली बहुत ही पॉपुलर हैं। इससे बाथरूम की सफाई करना बहुत आसान हो जाता है। जबकि फ्लोर माउंटेड सीट्स एक्सपोज सिस्टम्स वाली अक्सर गंदी हो जाती हैं। उनकी सफाई अपने आप में एक अभियान है। तभी मैं रेकमेंड करता हूं कि दीवार में टंगी हुई सीट्स और कंसील्ड सिस्टम्स का ही इस्तेमाल किया जाए। हाँ, और साथ ही मैं रेकमेंड करूंगा कि बाथरूम में टाइल्स फुल हाइट ही होनी चाहिए, ना कि 7 फीट तक। ये सिर्फ सुंदर ही नहीं लगती बल्कि सीपेज को भी रोकती हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा शर्मा जी, कि फ्लोर टाइल्स जिनके कारण हर साल हजारों लोगों को चोट लगती है, उस चोट से बचने के लिए बाथरूम में ट्रू एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स, जिन पर सोपी वाटर डालने के बावजूद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा नहीं घटता, वही लगनी चाहिए। आप इसका सर्टिफिकेशन भी मांग सकते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर द्वारा लिखित में होगा कि ये टाइल स्किड रेसिस्टेंट है या नहीं, इवन सोपी वाटर के केस में। कई दफा आपने खूबसूरत इमारतों को सीपेज के कारण बदसूरत होता हुआ देखा ही होगा। इस समस्या का समाधान है पाइपलाइंस, जो बैल्कनी से इजीली एक्सेसिबल हो। इसके कारण लीकेजेस इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं और उनको सुधारा भी जा सकता है। जबकि शाफ्ट्स में हुई लीकेज बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलती और आसानी से रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। और जब तक सारी चीज का पता चलता है तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है। ये तो एक तरह से बिल्डिंग के लिए कैंसर है। ये चीज बहुत गौर करने लायक है। अब तक मैंने अपार्टमेंट के डिजाइन पर चर्चा की है, पर किसी भी डिजाइन का मजबूत होना और स्ट्रक्चरली साउंड होना बहुत आवश्यक होता है। मैं आपको मिस्टर सिन्हा से मिलवाता हूं। वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। किसी भी इमारत की संरचना कुछ मान्यताओं पर आधारित होती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है भूकंप जोन,
और किसी क्षेत्र की वायु प्रवाह को जानना और समझना। भूकंप के बारे में अगर बात करें तो हिंदुस्तान 5 जोन्स में बटा हुआ है। जोन 1 जिसमें बहुत कम संभावना है भूकंप की, और जोन 5 जहां सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना है। भूकंप की भविष्यवाणी एक आकलन है जो हर 10 साल में संशोधित किया जाता है। आज जो जगह जोन 4 में आती है, हो सकता है कि अगले संशोधन में जोन 5 में आ जाए। किसी भी इमारत की आयु कम से कम 90 से 100 साल ली जाती है, जिसके दौरान मूल्यांकन 10 बार संशोधित किया जा सकता है। ऐसा कोई व्यावहारिक तरीका नहीं है जिससे एक नीचे जोन के लिए बनाई गई इमारत में बाद में ऐसी चीजें लगाई जा सकें जिससे वो उच्च भूकंप जोन के अनुसार उचित हो जाए। इसी कारण मैं सिफारिश करूंगा कि वर्तमान जोन से कम एक जोन ऊपर डिजाइन की गई इमारत को अपनी पहली पसंद बनाएं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका घर सीज्मिक जोन 4 में आता है तो फिर सीज्मिक जोन 5 के हिसाब से बनी इमारत को ही चुनने का प्रयास करें। शेयर वॉल्स नॉर्मल कॉलम्स से बहुत ज्यादा सेफ व मजबूत होती हैं, और इसी कारण हमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर वॉल्स जो दोनों डायरेक्शंस में हों उन पर ही विश्वास करना चाहिए। उसके अलावा दोहरे टफ एंड ग्लास सिर्फ हवा का प्रेशर ही नहीं बियर करते, ये साउंड प्रूफ भी होते हैं और सेफ्टी पर्पस से भी ये बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट ही इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें गुड क्वालिटी पीसीई बेस्ड हाइपर प्लास्टिसाइजर्स और फ्लाई ऐश हो, ताकि कंक्रीट की आयु लंबी हो और साथ ही वो पानी के लिए अभेद्य बन जाए। अगर कंक्रीट पानी से अभेद्य होगा तो वह सीपेजेस रोकेगा और साथ ही स्टील रेनफोर्समेंट का कोरोजन भी। कोर्स एग्रीगेट्स जो होते हैं वो मजबूत और गोलाकार होने चाहिए, ना कि चपटी और लंबी चिप्स जैसे। सैंड जो कंक्रीट के लिए इस्तेमाल की जाती है वो कोर्स रिवर सैंड होनी चाहिए जिसमें सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम हो, ताकि हमारा कंक्रीट मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग बने। साथ ही गुड क्वालिटी टीएमटी स्टील हमेशा उत्तम माना जाता है, वो भी अगर प्राइमरी मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि टाटा, सेल, जेएसडब्ल्यू आदि से लिया गया हो तो। फॉर्म वर्क जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए। सबसे बढ़िया फॉर्म वर्क होता है फैक्ट्री फैब्रिकेटेड एल्यूमिनियम अलॉय फॉर्म वर्क्स, जो आसानी से साइट पर ही असेंबल और डिसमेंटल हो जाते हैं, और इसके विपरीत है प्लाई और स्टील फॉर्म वर्क। ये सटीक नाप के नहीं बन पाते और उनमें मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत अधिक होता है। एल्यूमिनियम का हल्का वजन उसको हैंडल करना बहुत आसान बना देता है। ऊपर से उसके नॉन पोरस नेचर ऑफ मेटल मॉइस्चर को परफेक्टली सील कर देता है और तराई को कायम रखता है। इनसे हमको एक और फायदा होता है, इसके द्वारा हम कॉलम्स और छत की ढलाई एक ही बारी में कर सकते हैं और इससे एक फ्लोर पर जोड़ों की संख्या काफी कम हो जाती है। इस नई तकनीक की वजह से हर चौथे दिन एक नया फ्लोर डालना मुमकिन हो पाया है, जबकि पुराने तरीके में 21 दिन लग जाते हैं। फास्ट कंस्ट्रक्शन होने के कारण डिलीवरी ऑफ फ्लैट्स टाइम पर होती है, जो आजकल एक बड़ा मुद्दा है। सुनिए शर्मा जी, अपार्टमेंट खरीदना एक दीर्घकालिक निवेश है और इसीलिए हमें कुछ खास चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, जो बेशक आज थोड़े महंगे हों लेकिन भविष्य में लंबे समय तक खर्च में कटौती करेंगे। एक ग्रीन बिल्डिंग वो है जिसमें निर्माण के दौरान पर्यावरण की शुद्धता का काफी ख्याल रखना पड़ता है। निर्माण संपूर्ण होने के बाद लोगों के रहते हुए लंबे समय तक
एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, वेस्ट जनरेशन कम होता है, मैक्सिमम रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट होता है, उपलब्ध रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग होता है। यह एक फिलॉसफी है जो एक इमारत का पूरा जीवन चक्र प्रभावित करती है, डिजाइन से शुरू होकर इमारत की संपूर्ण आयु तक। मटेरियल्स जो एक इमारत में इस्तेमाल किए जाएं, उनकी तापरोधक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए ताकि गर्मियों में एयर कंडीशनिंग के लिए और सर्दियों में हीटर चलाने के लिए आवश्यक बिजली की खपत 20 से 30% कम हो जाए। इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। अब कुछ स्पेशल यूपीवीसी डोर्स ही ले लीजिए। इनमें लगने वाले शीशे डुअल ग्लास यूनिट यानी डीजीयू होने चाहिए, जिसमें टफन ग्लास की 2 परतें होंगी और उनके बीच में हवा भरी होगी। बाहर वाला कांच स्पेशली कोटेड लो ई ग्लास होना चाहिए जो लाइट को अंदर आने देता है और ज़्यादातर गर्मी को बाहर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। खिड़की दरवाजे जो इन मटेरियल से बनते हैं वो बहुत ही बढ़िया इंसुलेटर्स होते हैं और साथ में इनमें बिजली बिल्स को 20 से 30% कम करने की क्षमता भी होती है। इसी तरह ब्रिक्स या ब्लॉक्स एरिएटेड होने चाहिए ताकि बेटर इंसुलेशन हो सके। एएसी ब्लॉक्स इसी कारण इस्तेमाल होते हैं। बाहरी दीवारों पर जो पेंट होता है वो भी टेम्परेचर कम कर सकता है अगर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाए। करीबन बाहर और अंदर में 5 से 7 डिग्री का अंतर हो सकता है। आपने महसूस किया होगा, नए पेंटेड घरों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। यह VOCs वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कारण होता है। यह कई सालों तक इवेपोरेट करते रहते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं तथा ग्रीन बिल्डिंग कोड के अनुसार ऐसे VOC युक्त पेंट्स का इस्तेमाल वर्जित है। अब सभी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ROHS कंप्लायंट होना चाहिए, जिससे हमें यह सुनिश्चित होता है कि उसको बनाने के दौरान और उसके बनने के बाद किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं हुआ। उसके ऊपर सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 5 स्टार एनर्जी रेटेड होने चाहिए और इमारत इसी प्रकार डिज़ाइन होनी चाहिए ताकि नेचुरल लाइट्स का उपयोग ज़्यादा हो और आर्टिफिशियल लाइट्स का उपयोग कम से कम हो। भाभी जी, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का पानी बचाना और उसका उपयोग करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले सारे सीवेज को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रीटेड जल का फिर से इस्तेमाल फ्लशिंग और गार्डनिंग में किया जा सकता है। इसको करने के लिए हमें डुअल प्लम्बिंग करनी पड़ती है, पर इस तरीके से हम कम से कम 40 से 50% पानी बचा लेते हैं। सारे प्लम्बिंग फिक्सचर्स ग्रीन बिल्डिंग में इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि पानी का इस्तेमाल कम हो। जैसे कि अक्सर एक टॉयलेट फ्लश में 9 लीटर पानी लगता है, पर नई टेक्नोलॉजी से बने उपकरणों के द्वारा यही काम 4 लीटर पानी में ही हो जाता है। इसी तरह लो फ्लो फिक्सचर्स का भी इस्तेमाल बाथरूम में किया जा रहा है। हर एक फिक्सचर का फ्लो रेट डिफाइंड है। यह बहुत सारी टेक्निकल डिटेल हो गई। हमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। यह जानने के लिए कि यह सब चीज़ें आपकी इमारत में हैं या नहीं, आपको बस उस बिल्डिंग का सर्टिफिकेट देखना है और इमारत कम से कम प्लैटिनम रेटेड IGBC होनी चाहिए या फिर 5 स्टार रेटेड गृह। इसके अलावा ज़्यादातर ग्रीन बिल्डिंग्स में BMS यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, जिससे सारी कॉमन एनर्जी कंज्यूमिंग अप्लायंसेस जैसे पंप्स, स्ट्रीट लाइट्स, HVAC आदि मैनेज किए जाते हैं इस इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम के प्रयोग से। इंटीरियर्स हर व्यक्ति के पसंद और हिसाब से अलग होता है, पर हाँ, कुछ चीज़ें तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि
आजकल लोग बड़ी साइज की विट्रिफाइड टाइल्स पसंद करते हैं। ज्यादातर 800 बाय 800 या 1200 बाय 1200 की ही मैं सलाह देती हूँ, क्योंकि इनमें कम जॉइंट्स होते हैं और बड़ी टाइल हमेशा अपार्टमेंट को एक सुंदर लुक देती है। अगर वुडन फ्लोरिंग का आप सोच रहे हैं तो वो AC4 ग्रेड ही होना चाहिए। कुछ अच्छे विदेशी मैन्युफैक्चरर्स वुडन फ्लोरिंग की 20 से 25 साल की गारंटी देते हैं, और मेरी मानिए तो 20 साल से कम वाली तो बिल्कुल मत सोचिएगा। अच्छी क्वालिटी फ्लोरिंग के साथ अच्छी क्वालिटी CP फिटिंग, सैनिटरी वेयर्स और इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी बहुत आवश्यक हैं। यह भी 10 साल की गारंटी के साथ आते हैं और इसलिए रिकमेंडेड हैं। यह बात तो आप दिमाग में जमा लीजिए। गारंटी इज एज गुड एज द ब्रांड्स, और सिर्फ टॉप ब्रांड्स ही इस्तेमाल होने चाहिए। जब हम दरवाजों की बात करते हैं, यह विनियर्ड और पॉलिश्ड होने चाहिए। वो बहुत ही सुंदर और उम्दा दिखते हैं। नमस्ते मिसेस खुराना, कैसी हैं आप? नमस्ते मिस्टर कुमार, आप कैसे हैं? आप क्या थोड़ा हमें लैंडस्केप के विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं अभी? जरूर। देखिए मिसेस खुराना, लैंडस्केपिंग इस तरीके की जानी चाहिए कि जितना हमने हमारे नेचुरल ग्रीन कवर को नष्ट किया है कंस्ट्रक्शन के दौरान, हम कम से कम उतना तो वापस दे पाएं, चाहे सॉफ्ट लैंडस्केपिंग के द्वारा या कोई और तरह। कई देशों में यह मैंडेटरी भी है। हम अलग अलग तरीके के हर्ब्स, प्लांट्स और ग्रासेस ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल एरिया में लगा सकते हैं। स्विमिंग पूल हो सके तो ऑल वेदर और कवर्ड स्विमिंग पूल होना चाहिए। कई बिल्डर्स चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया, एक्वेरियम आदि भी लैंडस्केपिंग में यूज करते हैं। जितनी वैरायटी उतना उम्दा। और आखिरी में सिक्योरिटी, CCTV कैमरा और इंटरकॉम्स होने तो बहुत ही आवश्यक हैं, और फिर भी उनके अलावा रेगुलर मैनुअल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने सही मायने में हमारी बहुत मदद कर दी, पर अभी भी डर लगता है कहीं गलती ना कर दें। चलिए शर्मा जी, आपकी इस मुश्किल को भी आसान कर देता हूं। आप किसी भी शांति निकेतन ग्रुप के बनाए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। उनमें ये सब खूबियां हैं और आपको चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं। आपको किसी भी तरह से धोखे में नहीं रखा जाएगा।